हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। और जिस प्रकार हम टेस्ट सीरीज के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन ढूंढते आ रहे हैं, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो टेस्ट हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके लिखने का एक पैटर्न सीखेंगे, जिसको प्रॉपर फॉलो करना है आपको। उसी के अकॉर्डिंग आने वाले परीक्षाओं में आपको राइटिंग का कार्य करना है। मैं उम्मीद करता हूं अब तक जो ये सीरीज चलाया जा रहा है निश्चित ही आपके लिए यूजफुल हो रहा होगा। आप लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये जो टॉपिक रहा है इसमें आप सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है। पढ़ने ऐसा लगा कि आपके पास कंटेंट तो प्रॉपर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में लगा कि उसको पुटअप करने में, प्रेजेंटेशन में और कहीं कहीं पर प्रश्नों की प्रकृति को समझने में आपको कठिनाई हुई है। उसको प्रॉपर वे में हम ठीक कैसे कर सकते हैं उनको हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। शुरुआत में हमारे 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमसे एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार था, छत्तीसगढ़ में अर्जुनी से प्राप्त साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्जुनी इन छत्तीसगढ़। मैं उम्मीद करता हूं आपने अर्जुनी के बारे में सुना होगा। बालोद जिले का अर्जुनी आप जानते होंगे, जो नवपाषाणकालीन स्थल है। मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट कंटेंट आपको पता होगा। बिल्कुल ये लेक्चर उनको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जो पहले प्री बेसिस में पहले पढ़ाई किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अगर चर्चा कर रहा हूं तो एक जगह के बारे में बात कर रहा हूं, और वो जगह अगर जो मैं बोल रहा हूं अर्जुनी प्राप्त साक्ष्यों का वर्णन करने बोला है तो थोड़ा सा क्लासिफाई करने में आप लोग कमजोर दिखे मेरे को। आप डायरेक्ट उसमें पाषाण घेरे मिले हुए हैं, आप लगातार लिखते गए। कोशिश करें कि थोड़ा सा ये नो डाउट नवपाषाणकालीन है तो पाषाण ही मिलेगा। थोड़ा सा इसमें ताम्र और लौह युगीन एविडेंस भी मिले हुए, इनको भी वर्णन करना है। तो यहाँ पर अर्जुनी के बारे में अगर बोला जाए तो एक लाइन में हमको लिख लेना है अर्जुनी, या आप और प्रॉपर वे में इसको लिख सकते हो बालोद जिले के अर्जुनी के बारे में। यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं बालोद जिले के, या कंफर्म जगह नहीं पता रहेगा तो दुर्ग संभाग भी लिख सकते हो। बालोद जिले का अर्जुनी नवपाषाणकालीन साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर के लिए प्रसिद्ध है, पहली बात ये लिख दिया। जब ये लाइन मैं लिखा तो यहाँ पर मैं नवपाषाणकालीन को मैं अंडरलाइन करूंगा। ये लो भाई, अंडरलाइन हो गया। अगला उसी में अगर हम बात करेंगे तो अब क्या साक्ष्य मिले, साक्ष्य का वर्णन करना है, अर्जुनी को वर्णन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे महापाषाण घेरे, यहाँ पर एक लाइन हो गया। महापाषाण घेरे कहा जाएगा, ये हमारा एक हेडिंग हो गया। अब इसमें यहां पर आप लिख सकते हो भाई, यहां पर बड़े आकार के पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, जिसको सवाघान भी कहा गया है, शवों को दफनाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता था। 2 लाइन में हम लोग महापाषाण, सवाघान ये हम रिलेट कर लिए। अगला हम बात करेंगे ताम्र लौह युगीन साक्ष्य कहा जाएगा। ताम्र लौह युगीन साक्ष्य के बारे में हम यहाँ पर ये बता देंगे कि भाई यहाँ पर तांबे और लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। ताम्र युग और लौह युग से संबंधित यहाँ पर एविडेंस भी देखे गए हैं और बिल्कुल यहाँ से प्राप्त हुए भी हैं। जैसे वहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आपको याद रखना है ताम्र लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं जो ताम्र लौह युग के हैं। इस प्रकार ये हमारे एविडेंस, पत्थर जो मिला हुआ है बड़े बड़े उसको अलग दिखाओ, ताम्र लौह युगीन जो हमारे अवशेष मिले हुए हैं, उपकरण मिले हैं, उनको अलग दिखाओगे। और उसी प्रकार अगर मैं बोलूंगा, आप जो लिख रहे थे उसमें अगर मैं मॉडल आंसर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो उसका मॉडल आंसर अगर आप देखेंगे तो मॉडल आंसर आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखो भाई, यहाँ पर आप सवाधान के बारे में देख रहे होंगे, ताम्र लौह उपकरण के बारे में आप देख पा रहे होंगे। मॉडल आंसर के आधार पर जहां जहां लग रहा है भाई कि अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, मृण पात्र प्राप्त हुए हैं, औजार है, ताम्र कलश और लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं, ये हमारा कंटेंट है। अगला वैसी एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था,
हाँ, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। डेफिनेटली कभी ना कभी किसी विद्रोह के बारे में प्रश्न आएगा, जंगल सत्याग्रह में आएगा, किसान आंदोलन जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी आपको प्रॉपर डिफाइन करना है। आपसे बोला गया कि कोई विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं, और मैं बता दूं अगर कोई विद्रोह के बारे में अगर बात किया गया किसी भी विद्रोह, तो यहाँ पर ये देखो मैं हेडिंग डाल दिया कोई विद्रोह। अच्छा, कोई विद्रोह अगर बोला जा रहा है आप समझते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बोला जाएगा, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए इनका समय क्या है। ये लो भाई पहला चीज, इसको डबल अंडरलाइन कर दिया। और आपको अगर पता होगा बिल्कुल ऐसा पूरा लिखा जाता है, वर्ष 1859 ईस्वी में, ऐसा लिखा जाता है पूरा 1859 में। ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, प्रॉपर भाषा प्रवाह लिखना चाहिए। ईयर 1859 एडी कहा जाएगा, प्रॉपर वे में लिखेंगे। अगर हम ये बात करेंगे, अगर आपको कोई विद्रोह बस लिखा है कहां हुआ था ये नहीं बताया गया, तो आप इसको स्थान भी बता सकते हो। स्थान अगर हम बात करेंगे बस्तर क्षेत्र में कहा जाएगा। ये लो भाई, अगर विद्रोह हुआ है तो अगला बहुत बड़ा मैटर क्या करता है होता है, आपको पता चलना चाहिए कि उसका कारण क्या है। कोई भी विद्रोह हो रहा है तो उसमें हमेशा याद रखना, ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। हाँ, अगर वो लिखा जाता बस्तर क्षेत्र में हुआ कोई विद्रोह के बारे में बताइए, तो हम अलग से स्थान में बस्तर क्षेत्र नहीं बताते, क्योंकि प्रश्न में बताया जा चुका है। अभी हम बस्तर क्षेत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न में नहीं बताया गया है। कोई विद्रोह आप जानते होंगे, इसका एक कारण था बस्तर में हैदराबाद के ठेकेदार को साल वनों की कटाई का ठेका दिया जाना, या अत्याधुनिक साल वनों की कटाई, ऐसे एक लाइन में लिख दिए कारण। अच्छा, अगर कारण रहा है तो डेफिनेटली कोई आंदोलन चलेगा तो उसका आप क्या लिखोगे, आप नेतृत्वकर्ता। भाई उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, अगर हम बात करें बिल्कुल आप जानते हो, नागुल दोरला, जुग्गा राजू, राम भोई, ये 3 ऐसे पर्सन थे जो इस आंदोलन के लीडर कहे जाते हैं, नेतृत्वकर्ता। अगला अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमको क्या लिख देना चाहिए, घटनाक्रम लिख देना चाहिए। भाई यहाँ पर आपका घटनाक्रम क्या रहेगा, मेन घटना क्या हुआ है ना, लोगों ने एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर का नारा लगाया, लोगों ने हथियार उठाकर पेड़ काटने वालों के सिर काटे, और बाद में इस विद्रोह का दमन किया गया। आखिरी में अगर मैं बात करता हूं, अगला हेडिंग रहेगा वो रहेगा हमारा परिणाम। परिणाम आपको याद रखना, अगर इसका परिणाम बोला गया तो आपको यहां पर लिख देना है सफल। सफल लिखने के बाद प्रॉपर इस लाइन को पूरा कर देना है। भाई यहां पर यह साल वनों की कटाई को रोक दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये फॉर्मेट एकदम क्लियर दिखना चाहिए। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, जो हेडिंग है बुलेट पॉइंट है उनके लिए समय अलग कर दिए, स्थान अलग कर दिया गया, कारण। अच्छा, एकदम इसी पैटर्न में लिखोगे, हमेशा पहले समय बताओ, उसके बाद स्थान बताओ, फिर कारण। जब सब हो गया तब उसको लीड कौन किया, विद्रोह तो हो गया, लीड कौन किया, लीड करने वाला भी पता चल गया, घटना क्या क्या हुआ। अच्छा, यही अगर 4 नंबर में रहता तो हम लोग घटनाक्रम को थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताए रहते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार हमको तैयारी करना है, इस प्रकार हमको लिखना है, इन बातों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नल नागवंशीय प्रमाण क्या क्या है, किन बातों से आधार पर अगर पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ नल नागवंशी राजाओं ने कोसल क्षेत्र में या कांतार क्षेत्र में शासन किया हुआ है, इनके बारे में प्रमाण कैसे मिलता है। तो किसी राजवंश का प्रमाण कैसे मिलता है दोस्त, अगर क्लासिफाई करना रहेगा, नो डाउट आप जानते हो उस वंश के अगर कुछ स्थापत्य दिख जाए तो एक हेडिंग हो गया स्थापत्य, आर्किटेक्ट दिख गए तो दूसरा उसका हेडिंग हो जाता है, वो हो जाता है अभिलेख, इंक्रिप्शन अगर कुछ मिल गया तो। तीसरा उसके अंतर्गत आपको पता चल सकता है इंक्रिप्शन के साथ साथ कुछ क्वाइन मिल गए तब, अगर किसी राजाओं के सिक्के मिल जाते हैं तब, या इसी में हम बात कर सकते हैं किसी पुस्तक में अगर किसका वर्णन है तब। तो ये आधार होते हैं। साक्ष्य बताइए तो आप क्लासिफाई करें, छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश के क्या साक्ष्य है, तो बिल्कुल आप कीजिए उसमें किस साहित्य में वर्णन है। अगला कहां पर स्थापत्य के आधार पर कहा जा सकता है, इंक्रिप्शन कौन कौन से हैं, हम क्वाइन कौन कौन से हैं, ये बराबर हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर नलवंशी प्रमाण अगर हम बात करेंगे तो कैसे मिलते हैं, नंबर 1 स्थापत्य से। प्रमाण कौन कौन से बोला गया, तो यहां पर हम बात करेंगे, पहला चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा स्थापत्य से। प्रमाण कौन कौन से हैं, स्थापत्य से प्रमाण मिलता है। लो भाई इसको अंडरलाइन कर दिया, ये पहला पॉइंट बन गया। बिल्कुल, राजिम के राजीव लोचन मंदिर,
राजिम का राजीव लोचन मंदिर, और आपने सुना होगा गढ़धनौरा का गोबराहीन मंदिर, इसके स्थापत्य का प्रमाण देता है। अगला हम बात करते हैं इनके अभिलेखों से बात करते हैं। अभिलेखों से आपने सुना होगा नल नागवंश का राजिम शिलालेख कहा जाएगा। वह राजिम शिलालेख के साथ केसरी बेड़ा ताम्रपत्र आपने सुना होगा। अर्थपति भट्टारक का तो आप लिख सकते हो राजा विलास तुंग के राजिम शिलालेख वह अर्थपति के केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ये सब इनके एविडेंस होते हैं। अगला अभिलेख होता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सिक्कों से प्रमाण मिलते हैं। सिक्के का प्रमाण अलग अलग क्लासिफाई कर लिए। सिक्कों में आपको याद है एडेंगा निधि से राजा वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के हैं, भावदत्त के सिक्के और अर्थपति भट्टारक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सिक्के के आधार पर है। अगर आप जानते होंगे तो ये बात भी बता दो, ये एक ऐसा राजवंश है जिनका वर्णन पुराणों में भी मिलता है, वायु पुराण में और ब्राह्मण पुराणों में। तो इनको बोला जाएगा भाई पुराणों से भी इनका पता चलता है, पुराणों से। तो आप लिख सकते हैं, तो यहां पर नीचे में आप लिख सकते हो उपरोक्त आधार नलवंशी राजाओं के कौशल व कांतार में शासन करने का एविडेंस देता है। आप बिल्कुल मत बोले छत्तीसगढ़ और बस्तर में आप उस समय के शब्दावली का प्रयोग किए। ये कौशल व कांतार क्षेत्र में शासन करने का एविडेंस देता है। क्लियर है? तो ये हमारे, मैं आपको ओवरऑल ना ये हेडिंग बनाना बता रहा हूं और अंदर में कंटेंट किस प्रकार होने चाहिए वो आपको सिखा रहा हूं। अगर हम इसके मॉडल आंसर के बारे में बात करें, लगभग वैसी है। देखो, मुद्राओं द्वारा राजिम अभिलेख, मैंने बोला राजिम लिखा हुआ, मैंने और ठीक कर दिया, अभिलेख बोल दिया, और अभिलेख बोलने के बाद राजिम शिलालेख अलग कर दिए, आप केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अलग कर दिए, और प्रॉपर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा चर्चा का विषय रहेगा। आरंग ताम्रपत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? आरंग ताम्रपत्र के बारे में क्या है? अच्छा, प्रश्न के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आरंग ताम्रपत्र किसका है ये नहीं लिखा गया है, तो पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा इसको जारी करता कौन है। क्लियर? जारी करने का स्थान भी बता सकते हो कि आप किस प्रकार ये सोन क्षेत्र से जारी किया गया था। आप जारी करने का कारण है, इसमें जानकारी क्या क्या है भाई, किसी ताम्रपत्र में बारे में बताइए, तो अंदर में कंटेंट क्या लिखा हुआ है, उसको जारी किसने किया था, उसमें लिखा क्या क्या बात है, इन्हीं बातों को समझाना है। हम बात कर रहे हैं यहां पर आरंग ताम्रपत्र। अगर आपको ऐसा लिखना है, प्रश्न से आप लिंक करना चाह रहे हैं, आप ऊपर में थोड़ा सा एक हेडिंग दे दिए और वह रहेगा हमारा आरंग ताम्रपत्र। ये हमारा हेडिंग हो गया। और अगर मैं आरंग ताम्रपत्र के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर एक छोटा सा लाइन आ गया। सबसे पहला चीज क्या हो गया, इसका हमको क्या पढ़ना है, जारी करता। ये लो भाई, आरंग ताम्रपत्र के जारीकर्ता। और अगर उनके जारीकर्ता के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको पता होगा, है ना, हमको बताना है यहां पर राजर्षि तुल्य वंश के राजा, ऐसा लिखा जाएगा। राजर्षि तुल्य कुल्यवंशीय राजा कहा जाता है। अच्छे शब्दावली में अगर आप लिखना है, वंशीय शासक, राजा भी नहीं लिखा जाता है, शासक भीमसेन द्वितीय द्वारा, भीमसेन द्वितीय द्वारा। तो ऐसे इनको भीमसेन द्वितीय अंडरलाइन कर लिया, राजर्षि तुल्य अंडरलाइन कर लिया, तो पता चल जाता है इतने में जारीकर्ता किस प्रकार से पढ़ना है। क्लियर? ये जारीकर्ता होगा। जारी करने का स्थान क्या जानते हो तो बताओ इनको। जारी करने का स्थान तो इनको याद रखना, सोन क्षेत्र से है, इनके बारे में इनको जारी किया गया था, सोन क्षेत्र से इसको जारी किया गया था। आप जानते होंगे इसमें जानकारी क्या क्या मिलती है। जानकारी क्या क्या मिलती, जानकारी में पहली बात तो यह है, इसमें वंशावली की जानकारी मिलती है। ये लो भाई, वंशावली की जानकारी है, इसमें वंशावली की जानकारी मिलती है, जिसमें सूरा, दायित, विभीषण, भीमसेन प्रथम, विभीषण द्वितीय जैसे राजाओं का वर्णन है। दूसरा, इसमें हमको पता चलता है कि इनके माध्यम से ब्राह्मणों को भूमि दान किया गया था। ब्राह्मणों के नाम बोलूं अभी तो वो थे हरि स्वामी व अगर हम बात करेंगे दाप स्वामी नामक ब्राह्मणों को भूमि दान जब किया गया था तो ये ताम्रपत्र जारी किया गया था। अगला तीसरा जानकारी ये मिलता है, इसी के माध्यम से पता चलता है ये गुप्त वंशी राजाओं के अधीन थे, क्योंकि गुप्त संवत का प्रयोग किए हुए। या मैं बोलता हूं उसमें यह भी जानकारी मिलते हैं
कि इस वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी, ये इसी से पता चलता है। तो क्या क्या जानकारी मिला? पहला जानकारी वंशावली का मिला, दूसरा जानकारी तत्कालिक समय के दो ब्राह्मण जिनको भूमि दान किया जाता था, तीसरा जानकारी मिलता है कि इनकी कुल देवी कौन थी, ये पता चलता है ये गुप्तवंशी राजाओं के अधीन थे, जो गुप्तवंशी राजाओं के अनुसार से कार्य करते थे। तो ये ऐसा लिखना है। क्या जानते हो? तो हम ये जानते हैं कि इसको जारी क्यों किया, हम ये जानते हैं कि जारी करने वाला स्थान क्या था, हम ये जानते हैं कि इसमें ये जानकारी है, ये है। आप क्या जानते हो? क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं आप लोग वो सब सीख पा रहे होंगे। ठीक, हमारा एक और प्रश्न पूछा गया था, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने की, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने की ऐतिहासिकता बताइए बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है जो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो धारण की जा रही है उसका ऐतिहासिकता क्या रहा है। पहली बात तो आपको इसको लेकर कंटेंट पता होना चाहिए कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कौन करते थे। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये चीज याद रखना है, त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि है एक तो याद रखना है पांडुवंशी राजा हर्षगुप्त ने धारण किया था, एक आपको मैं बताऊंगा उड़ीसा के सोमवंशी समस्त राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति को उपाधि धारण किया था, और साथ ही साथ अगर आप जानते होंगे कलचुरी शासक अगर मैं बात करूं तो हमारे कलचुरी राजा थे जिनका नाम था रत्नदेव द्वितीय, उन्होंने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। वैसे आप त्रिकलिंगाधिपति, वैसे तो मैं बताऊं आज वर्तमान में हमको एक कलिंग ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी तक कलिंग के 3 अलग अलग क्षेत्र माने जाते थे। बोला जाता है ऋषि तुल्या नदी के आसपास में कलिंग के 3 अलग अलग क्षेत्र थे जो आज वर्तमान में उड़ीसा का हिस्सा है, और वहां जो भी विजय प्राप्त करता था उसे त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि स्वयं धारण करते थे विजय प्राप्त होने के पश्चात। तो इनकी ऐतिहासिकता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर त्रिकलिंग, पहले आप थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहिए त्रिकलिंग क्या है, यहां पर समझा सकते हो त्रिकलिंग के बारे में। तो आप यहां पे लिख सकते हो ऋषि तुल्या नदी व लग्युला नदी, इसी को बोला जाता है ऋषि तुल्या व लग्युला नदी के बीच का क्षेत्र त्रिकलिंग कहलाया है, त्रिकलिंग कहलाया है। ये पहला लाइन हो गया हमारा। इनकी ऐतिहासिकता की किसने किसने धारण किया हुआ है, तो राजाओं का नाम लिख सकते हो। तो यहां पर हमारा पांडुवंशी शासक, पांडुवंशीय लाइन से लिख सकते हो, पांडुवंशी शासक कहा जाएगा जिसका नाम मैं बोलता हूं हर्षगुप्त ने। हर्षगुप्त ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र से यह उपाधि धारण की। अगला हम बात करते हैं सोमवंशी समस्त राजाओं ने, सोमवंशी शासकों ने अगर क्लियर कट बताना चाहते हो तो यहां पर सोमवंशी शासकों में आप लिख सकते हो ओडिशा के सोमवंशी शासकों ने, ओडिशा के सोमवंशी शासकों ने इसकी उपाधि धारण की। साथ ही साथ को आपको याद रखना है यहां पर कलचुरी राजाओं में कहा जाएगा जिनका नाम है रत्नदेव द्वितीय ने कलिंग क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के पश्चात कहा जाएगा के पश्चात त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ऐसा यह ऐतिहासिकता है कि इतिहास में इन उपाधियों का क्या नाम मिलता है, किसने किसने ये उपाधि धारण किया। ठीक, अच्छा चलो भाई, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बताया गया है। इनका मेन क्या है, प्रश्न पूछा गया मराठा काल में बड़कर के कार्यों को समझाइए, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बड़कर ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आप देखे होंगे कभी वो गोटिया का काम पूछेगा, कभी वो कमावीजदार का काम पूछेगा, कभी वो फडणवीस का कार्य पूछेगा, इसलिए हमेशा इसको प्रश्न के लिए तैयार रहना है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया है
कि मराठा काल में बढ़कर के कार्य है। तो यहां पर सबसे पहले आप चाहो तो प्रश्न से लिंक करने के लिए आप यहां पर एक हेडिंग बना दो और यहां पर लिख दिया हम बढ़कर के कार्य, यहां पर बढ़कर के कार्य लिख दिए। हाँ, डायरेक्ट लिखने का आदत मत डालें, हमेशा मैं बोलता हूं कुछ वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो पहला कार्य मैं बोलता हूं, है ना, इसको बोला जाएगा ये भाई भूमि कर का आकलन करता था, भूमि कर का आकलन। तो यहां मराठा खालसा क्षेत्र में, याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, खालसा क्षेत्र जो मराठा काल में होता था। तो जब मराठा को लिख रहे हैं तो उनके शब्दों को भी उस समय है, उन्हीं शब्दों से आपके मार्क्स दिखे जाते हैं। मराठा कालीन खालसा क्षेत्र में, ये लो भाई, खालसा क्षेत्र में परगने के अंतर्गत आने वाले कृषि भूमि और उनके उपज के आधार पर कर का आकलन किया जाता था। नंबर 1। नंबर 2 लाइन मेरे ख्याल से मैं बोलता हूं इसमें हो गया। साथ ही साथ कुछ और बातों को है, ये इनका काम क्या करना था, सूचना प्रेषित करना। प्रश्न बनता है किसको सूचना पर प्रेषित करना, एक परगने के अंतर्गत आने वाला एक अधिकारी था, परगने का प्रमुख कमाविजदार था, तो डेफिनेटली ये किसको सूचना देता था, ये परगने से संबंधित, है ना, करों का सूचना कमाविजदार को देना, ये इनका काम था। नंबर 1, इनका न्यायिक कार्य भी थोड़ा बहुत रहता था। कैसे न्यायिक कार्य बोला गया, इनको यह अधिकार दिया गया था कि छोटे मोटे जो विवाद हैं उन विवादों का निपटान करना इनका कार्य होता था। जो कर को लेकर, कर लगाने, कर वसूलने को लेकर जो छोटे मोटे जो आपके विवाद आ जाते थे उनको इनके द्वारा निपटान किया जाता था। और साथ ही साथ हमारा याद रखेंगे सुरक्षात्मक कार्य रहता था। सुरक्षात्मक कार्य में बोला जाएगा, आपको याद रखने थे, जितने भी युद्ध में शामिल सैन्य दल होते थे, सेना होते थे, उनको अनाज व रसद उपलब्ध कराना इनका प्रमुख कार्य होता था। एक्चुअल में मैं आपको सिखा क्या रहा था कि भाई इनको थोड़ा क्लासिफाई करके लिखना, आप इस बात को समझे। उदाहरण के लिए अभी पोद्दार का पोस्ट रहता है या बरार पांडे रहता, बरार पांडे के बारे में आप लिखते भैया इसका काम कर निर्धारण करना होता था, गौटिया के साथ मिलकर परगने के अंतर्गत आने वाले खालसा क्षेत्र में करों का निर्धारण करते थे, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये भी तो बताना है कमाविजदार को वो सूचित करता था, छोटे मोटे विवादों को निपटा लेता था। बिल्कुल अधिकारी मतलब छोटे मोटे मामले, हर मामले के लिए आप राजा के पास तो जाओगे नहीं, आप निपटान, तो ये कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन चीजें हैं जो आपको हर जगह आपको लिखा जाना है। थोड़ा इसका आप प्लानिंग करके रखेंगे भाई। अगला हमसे एक प्रश्न पूछा गया जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखो मराठा काल में प्रशासनिक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, न्यायिक कार्य, अन्य कार्य। अगला हमारा चर्चा का विषय होगा, हाँ, कान्यकुब्ज सभा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब अगर कान्यकुब्ज सभा पूछा गया है, कोई सदन, कोई हाउस या कोई संगठन, कोई संस्था के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या क्या जानेंगे। कान्यकुब्ज सभा बोला गया है, तो यहां पर मैं बोलूंगा, आप हेडिंग डाल दिए, ये लो भाई, यहां हो गया हमारा कान्यकुब्ज सभा, यह हमारा हेडिंग हो गया है। और अगर मैं इस कान्यकुब्ज सभा के बारे में अगर यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ हूं, तो सबसे पहले हमारा चर्चा का क्या होगा, सबसे पहला तो हमको पता होना चाहिए भैया इसका गठन कौन किए, इनका गठन कौन हुआ। नंबर 1, इनका गठन कब हुआ ये है, तो फिर से वही बात प्रॉपर लिखेंगे, वर्ष 1912 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, देखो लाइन को पूरा करना था तो मैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शब्द बोल दिया। प्रॉपर चीजों को क्लियर करेंगे। गठन, आप चाहो तो स्थान भी लिख सकते हो, भाई इसका गठन रायपुर में हुआ है। अगला या तो नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हो, गठनकर्ता लिख सकते हो, भाई इसके गठनकर्ता कौन थे, बिल्कुल पंडित रवि शंकर शुक्ल इसके गठनकर्ता थे। अगर साथ में अगर आपको ये भी मिल जाए ना सहयोगी, तो और सोने पर सुहागा है। किसी भी संस्था को लेकर सहयोगी, अगर पंडित रविशंकर शुक्ल जी का किसी ने साथ दिया था क्या वामनराव लाखे जी के साथ सहयोग मिला था, माधवराव सप्रे जी का सहयोग मिला था, तो थोड़ा सा उनका सहयोगी ढूंढने का भी आप कार्य करेंगे। उसके बाद हमेशा याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या था। कोई भी अगर हम बात करेंगे कोई भी संस्था के बारे में, या मैं बोलता हूं संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, या मैं बोलता हूं कवि समाज का गठन किसने किया, समित्र मंडल का गठन किसने किया, ये जो संस्थाओं का मैं जब नाम बोल रहा हूं इसमें हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहता है, भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है,
अगर ऑब्जेक्टिव की बात हो रही तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था भाई, इस क्षेत्र में, है ना, इस तत्कालिक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना। नंबर दूसरा है स्थानीय लोगों में आंदोलन के प्रति या स्वतंत्रता के प्रति जन जागृति लाना, इनका मेन उद्देश्य होता था। और समाज को राजनीतिक प्रवाह से जोड़ना। यहाँ पर आप कुछ विशेष बातें अगर आपको और पता है तो आप यहाँ पर कान्य कुब्ज सभा के बारे में कुछ विशेष बातों को अगले लास्ट लाइन में आप जगह दे सकते हो। लेकिन किसी संस्था के बारे में जब आप लिखने जाएं, बिल्कुल वो संस्था बना किसके द्वारा, जो बनाया उसको किसका और साथ मिला, और उसको बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था। क्लियर है? ऐसे आप चीजों को थोड़ा याद रखेंगे। ये थोड़ा प्रश्न ऐसा था जिसमें कुछ बच्चों से जब मेरा बात हुआ तो उनको लगा कि सर थोड़े नए टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ये कंटेंट हम लोगों को नहीं पता है, उन बच्चों लोग का कहना था। तो मैं बता दूं यहां पर प्रहलाद दुबे के साहित्य जय चंद्रिका के बारे में जानकारी दीजिए बोला गया। और मैं बता दूं प्रत्येक मेंस के पेपर में एक आध प्रश्न ऐसे जरूर आते हैं जो आपके नए टाइप के होते हैं, जिनके बारे में हम जनरली हमारे पास जो पुस्तक अवेलेबल है, रिसोर्स है, उसमें हमको कंटेंट नहीं मिलता है, उससे बाहर आ जाता है। तो उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए एक आध प्रश्न अलग से दिया जाता है ताकि आप इसमें के बारे में जोड़ तोड़ कर लिखें, या वो बच्चा जो एक्चुअल में और ज्यादा डिटेल में पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस मिले। ठीक, तो बोला गया है प्रहलाद दुबे के साहित्य जय चंद्रिका के बारे में आप क्या जानते हैं मैं बता दूं दोस्त। ये प्रहलाद दुबे जी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, कवि भी थे, और इन्होंने एक साहित्य लिखा जय चंद्रिका, और उस जय चंद्रिका में उन्होंने संबलपुर के तत्कालिक शासन व्यवस्था के बारे में, वहां के राजवंश के बारे में वर्णन किया है। जैसे आप जानते हैं बाबू रेवाराम जानते हैं, बाबू रेवाराम में कलचुरी राजाओं का तारीख है वंशी लिखा, तो वैसे इन्होंने संबलपुर के राजवंश का इतिहास, कार्य करने की पद्धति पर जय चंद्रिका जैसी पुस्तकें लिखी। इनका खास बात यह है कि इन्होंने इसमें कुछ मिक्स्ड भाषा का प्रयोग किया है, मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने ब्रज भाषा, बैसवाड़ी भाषा व छत्तीसगढ़ी तीनों के मिश्रण से अपने इस पुस्तिका को अंतिम रूप दिया है। तो यह है हमारा जय चंद्रिका। प्रश्न बनता है सर आप ये संबलपुर वाले प्रश्न यहां कैसे आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि आज संबलपुर भले आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो मैं बता दूं वर्ष 1905 तक वह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का ही अंग बना हुआ था। जैसे हम सुरेंद्र साय के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, संबलपुर में हुआ वो विद्रोह है। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका कंटेंट जब वो हो रहा था तो उस समय हमारा पार्ट बना हुआ था। क्लियर है? तो यहां पर संबलपुर के राजवंश का इतिहास वर्णन मिलता है, राजाओं की कार्य पद्धति, जीवन शैली और उनकी संस्कृति जानने को मिलता है। ये है जो आप उसमें ये मिश्रित भाषा में लिखा हुआ है। इनका खास बात आपको बता देना है, मिश्रित भाषा में लिखा हुआ है जिसमें ब्रज, बैसवाड़ी और छत्तीसगढ़ी भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। ये 8वें नंबर का आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है? अब हमारा अगला प्रश्न जो है, अब 8 प्रश्न हमारे 2 नंबर वाले हो चुके हैं। अब 4 नंबर वाले हमसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 5 प्रश्नों को देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उनका सटीक उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए। सरबपुरी शासक सरबराज के उत्तराधिकारियों का विवरण दीजिए। उनके उत्तराधिकारियों का कहने का मतलब है सरबपुरी राजवंश में उनके बाद और किस किस राजाओं ने शासन किया है। मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट प्रश्न की प्रकृति को यहां तक समझ चुके थे, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र के उत्तराधिकारी। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा प्रसन्न मात्र के पश्चात एक राजा ने शासन किया जिसका नाम है जयराज दुर्गराज। उनको जयराज भी कहा जाता है, दुर्गराज भी कहा जाता है। उनके बारे में कुछ लाइन लिखना है। उसके बाद एक बहुत ही महान राजा हुए हैं जिन्होंने जब बहुत अच्छे वे में अपना साम्राज्य विस्तार किया, महासुदेवराज। महासुदेवराज के भाई फिर महाप्रवर राज के बारे में। तो ऐसे 3 राजाओं के बारे में आप लिख सकते हैं। और अगर मैं ऐसा बोला हूं तो आप पहले लाइन में लिख सकते हैं, है ना, यहां पर लिख सकते हैं सरबपुरी राज प्रसन्न मात्र के उत्तराधिकारी, या ऐसा लिख सकते हैं सरबपुरी शासक कहा जाएगा प्रसन्न मात्र के उत्तराधिकारी गण।
उत्तराधिकारी गण कहा जाएगा। यहां पर आप थोड़ा सा नाम लिख दिए भाई। पहला नाम क्या लिख दिया आप? जयराज इनका नाम दे दिए। जयराज दुर्गराज कहा जाता है। दूसरे में आप लिख दिए महासुदेवराज, मैंने नाम लिख दिया, जिनको हमको बाद में डिटेल से एक्सप्लेन करना है। और तीसरे नंबर में हम यहां पर लिख दिए, और वह नाम रहेगा हमारा जो तीसरे नंबर का है, उनको कहा जाएगा हमारा, वह है महाप्रवर राज। अब थोड़ा सा एक एक करके आप इसको डिफाइन करते चलेंगे। नंबर 1 हमारा चर्चा का विषय है, इसको बोला जाएगा दुर्गराज। जयराज दुर्गराज के नाम से इनको जाना गया है। अलग अलग जगह में इनको अलग अलग नाम है, थोड़ा सा विवाद का भी मुद्दा बनता है कि इनके एक्चुअल नाम क्या था। तो मैं बता दूं भाई, ये प्रसन्न मात्र के पुत्र हुए हैं। ये प्रसन्न प्रॉपर आप प्रसन्न मात्र से रिलेट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है। ये प्रसन्न मात्र के पुत्र हुए हैं जयराज। और अगर मैं जयराज दुर्ग महाराज के बाद इनके आरंग व मल्हार, बिल्कुल इनके बारे में आप क्या जानते हो? इनके आरंग व मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। गरुड़ शंख का इन्होंने भी प्रयोग किया है। इसका मतलब बिल्कुल वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। वैसे तो मैं बता दूं पूरा सरबपुरी राजवंश वैष्णव धर्म को शुद्ध रूप से मानने वाले थे। क्या क्या बात लिखा जाएगा? यह राजा प्रसन्न मात्र के पुत्र हुए हैं, पुत्र थे। दूसरा इसी में आपको लाइन लिखना पड़ेगा कि इनके आरंग व मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। अच्छा, इन्होंने ही महा लगाने की प्रथा की शुरुआत की। यहां पर कहीं पर आप लिखेंगे महा लगाने की प्रथा की शुरुआत की। और इसीलिए बाद के राजा में महासुदेवराज, महाप्रवर राज जैसे लाइन आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना है, इन्होंने महा लगाने की प्रथा की शुरुआत। मैं मानता हूं उसके बारे में आप 2 लाइन लिख डाले हो। अगला यहां पर आप लिखेंगे महासुदेवराज के बारे में। महासुदेवराज के बारे में अपने वंश का एक प्रतापी राजा था। इन्होंने मैकल तक साम्राज्य विस्तार किया। नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, इनके समय में 2 युद्ध हुए। इन्होंने मैकल के राजा सुरबल को पराजित किया, और आप जानते हो उनके भतीजे इंद्रबल को अपना एक सामंत नियुक्त किया। वैसे ही इन्होंने ही एक चीज और जानेंगे, इनके समय में आरंग के राजर्षि तुल्य वंश राजा भीमसेन द्वितीय का अटैक हुआ, और उस अटैक से अपने राज्य को सुरक्षित किया था। दो युद्ध हुए थे, दोनों में विजय हुए थे। तो एक शक्तिशाली राजा के रूप में इनको जाना जाता है। बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा, इनके कुल 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपको 6 संबलपुर से और 2 सिरपुर से इनके बारे में जानकारी देना पड़ेगा। ये सब कंटेंट है, आपको बताना ही पड़ेगा कि इन्होंने ही सिरपुर को अत्यधिक महत्व देते हुए उनको दूसरा राजधानी बनाया। तो ऐसे आप, मैं कहता हूं 2-3 लाइन आप इसके बारे में लिख डाले। आखिरी में आप यहां पर लिखेंगे महाप्रवर राज के बारे में। महाप्रवर राज आप बिल्कुल बता देना भाई, ये जो थे महासुदेवराज के अनुज थे। अनुज मतलब उनके छोटे भाई थे। इन्होंने सिरपुर को राजधानी मानकर शासन करना ज्यादा उचित समझा। और बिल्कुल बताइए, इंद्रबल ने इनकी हत्या करके सरबपुरी वंश को समाप्त किया। ये आप चर्चा का विषय, जो आप सिंपल प्रश्न पूछा गया था, जो हम पहले जब हम पीएससी की तैयारी में आते हैं तब से जो कंटेंट पढ़ते हैं वो पूछा गया था, उसी बात को लिखना होता था। क्लियर है? जो अपने कॉपी, लेकिन लिखने का पैटर्न, प्रश्न को ध्यान से समझे। उत्तराधिकारी बोला गया है तो उनके बाद में आने वाले राजाओं का आपको वर्णन करना है। चलो भाई, वैसे ये देखो वही बात जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, ये अलग हो गया, ये है हमारा जयराज, महासुदेवराज, महाप्रवर राज, जो मैं आपको अभी लिखना सिखा रहा था। यहां पर बोला गया पांडुवंशी शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन की उपलब्धियां क्या थी। हमसे एक प्रश्न पूछा गया, पांडुवंशी शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन की उपलब्धियां क्या थी। आप ध्यान से समझिएगा इनकी उपलब्धि, और ध्यान से सुनिएगा, ये बोल रहे उपलब्धि, तो याद रखना है आपको उनकी उपलब्धियों जैसा ही लगना चाहिए, उनका अचीवमेंट जैसा ही लगना चाहिए। आप जब लिखेंगे तो अपने वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा था, ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि इस बात का है कि इन्होंने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया। ये लो भाई, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना। अब आपको क्या करना है जी, इसी को आपको 2 लाइन आपको डिफाइन करना है। 2 लाइन आप यहीं पर आप लिख सकते हो। अच्छा, पहला लाइन आप ऐसा भी लिख सकते हो, पांडुवंशी राजा शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। क्योंकि 4 नंबर है, 10 लाइन है, तो आप 1 लाइन को यूज कर सकते हो।
एक लाइन को यूज करने के बाद आप यहाँ पे लिख लिए सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किए। भाई आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इन्होंने कोसल के साथ साथ संबलपुर क्षेत्र, संबलपुर और कालाहांडी क्षेत्र तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। नंबर दूसरा अगर हम बात करेंगे, है ना, इन्होंने, इनकी उपलब्धियां ये थी कि स्थापत्य में, इन स्थापत्य कहा जा सकता है, स्थापत्य में उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया था। इन्होंने क्या किया, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। वाष्टा देवी ने जिन्होंने प्रारंभ करवाया, इन्होंने इनको पूर्ण करवाया। अनेकों वहां पर बौद्ध विहार बनाए हैं, बौद्ध विहार बनाए हुए थे। इनके समय में ही बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ है। ऐसे हम 2 लाइन इनके बारे में लिख लिए। स्थापत्य में कार्य करने के बाद इनकी सबसे बड़ा उपलब्धि यह रहा है, सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी किए हैं भाई, सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी करना। और ताम्रपत्र का जारी करना, ताम्रपत्र का अर्थ होता है दोस्त, वो ताम्रपत्र क्यों जारी करते थे? ब्राह्मणों को दान देने के लिए, दान दक्षिणा पवित्र काम करने के लिए ताम्रपत्र जारी किया जाता था। मेनली ताम्रपत्र इसलिए बनाए जाते थे। अब सोचो इस राजा के 27 ताम्रपत्र मिले हुए हैं। और ये भी बता दूं, छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ है अब तक जिनका ये एविडेंस मिले कि उन्होंने 27 से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में या सभी राजाओं में सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी किए 27 ताम्रपत्र इनका बोड़ा ग्राम से प्राप्त हुआ है। आप इनको याद रखना, सर्वाधिक ताम्रपत्र। और इनमें खास बात यह है कि इन्होंने, इनका उपलब्धि ये रहा है, सभी धर्म को आश्रय दिया हुआ है। इनका बहुत बड़ा उपलब्धि है भाई ये। इनका एक उपलब्धि ये ऐसा लिख सकते हो, लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुक सुरपुर में वास करते थे। साथ ही साथ आरंग में जैन धर्म को बसाया हुआ था। जैन धर्म के लिए उन्होंने एक क्षेत्र बसाया हुआ था। अगला अगर मैं बात करता हूं, साहित्य का विकास किया था इन्होंने। ये लो भाई, यहीं पर लिखा जाएगा साहित्य का विकास हुआ। प्रश्न बनता है कैसे साहित्य का विकास हुआ? आपको याद रखना है, इन्हीं के समय में कवि ईशान थे इनके दरबार में। इनके कवि ईशान थे जिनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। तो ऐसे आपको कुछ उपलब्धियां पढ़ने से लगेगा कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, ये इनकी उपलब्धि है। इन्होंने स्थापत्य को महत्व दिया और बहुत सारे इन्होंने मंदिर बनवाए, ये इनकी उपलब्धि है। इन्होंने सबसे ज्यादा ताम्रपत्र जारी करना, ये इनकी उपलब्धि है। सभी धर्मों को आश्रय देना, ये इस राजा की उपलब्धि है। साहित्य का विकास करना, ये राजा की उपलब्धि है। क्लियर? तो प्रश्न कुछ ऐसे लिखें जिससे बिल्कुल लगे कि इनका उपलब्धि है। चलो भाई, अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा और बोला गया बिंबाजी भोसले के प्रमुख कार्यों को रेखांकित कीजिए। अब आप चाहो तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला, एक लाइन हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यूज क्या कर सकते हैं? बिंबाजी भोसले के प्रमुख कार्य। अच्छा, बिंबाजी भोसले कौन थे? पूरा सामने में लिखो, मराठा शासक बिंबाजी भोसले के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे। लो भाई, अब इन्होंने क्या किया, क्या क्या काम किया है? नंबर 1, इन्होंने परगनों का पुनर्गठन किया। परगनों का पुनर्गठन, या आप कहते हैं परगना पद्धति के सूत्रधार लिख सकते हो। परगना पद्धति के सूत्रधार कहा जाएगा। ये लो भाई, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए, है ना, परगना पद्धति लेकर आए। परगना पद्धति में अधिकारी नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया। वो बात अलग है, वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन आपको याद रखना है कि भाई ये इन्होंने परगना पद्धति का सूत्रधार हुआ। इन्होंने बोला जाएगा प्रशासनिक एकीकरण किया। प्रशासनिक एकीकरण, अगर प्रशासनिक एकीकरण अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि इन्होंने रतनपुर व रायपुर इकाइयों का एकीकरण कर एक कोसल प्रांत, छत्तीसगढ़ प्रांत की संज्ञा दी इन्होंने। अगर प्रशासनिक एकीकरण किया, उस लाइन को आप वहां पर लिख डालोगे। और अगर इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, है ना,
स्थापत्य जैसे कार्य बोलेंगे, ये लो भाई स्थापत्य जैसे कार्य बोला जाएगा। और इनके बारे में बात किया जा रहा है तो बिल्कुल आप शायद तक जानते होंगे। स्थापत्य में इन्होंने ये काम किया, राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा याद रखना है, दूधाधारी मठ रायपुर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। ये स्थापत्य जैसे कार्य है। इनको ही मैं बता दूं, ये वो पर्सन था जिन्होंने मुद्रा का एकीकरण कर दिया। मुद्रा का एकीकरण कर इन्होंने एक सिंगल मुद्रा के रूप में नागपुरी रुपया चलाने का इन्होंने कार्य प्रारंभ करवाया। तो ये सब इन्होंने एक और काम है, जमींदारी व्यवस्था लेकर आए, जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ किया है। जमींदारी व्यवस्था इनके द्वारा प्रारंभ करवाया गया, इस बात को याद रखना है भाई। ये इन्होंने राजनांदगांव व खुज्जी नामक जमींदारी दी है। क्यों? क्योंकि खालसा क्षेत्र बड़ा होता था, राजा उसमें प्रशासन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला जमींदारी व्यवस्था लेकर आओ। एक निश्चित भूभाग को एक जमींदार को दे दिया जाता था। तो ये इनके प्रमुख कार्य है। ओवरऑल आप समझेंगे मेंस राइटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसे क्लासिफाई करना सीखना। बिंबाजी भोसले का काम पूछा गया तो बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा भाई, परगना पद्धति लेकर आए, बिल्कुल बताना पड़ेगा। इन्होंने प्रशासनिक एकीकरण किया, इन्होंने स्थापत्य जैसे प्रमुख कार्य दिए, मुद्रा का एकीकरण किया और साथ ही साथ ये जमींदारी व्यवस्था भी लेकर आए। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर? अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा, और हमसे एक प्रश्न और पूछा गया था, ये तो खैर मॉडल आंसर है, आप सबके ग्रुप में डला हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आप वहां से देख लिए होंगे। जिनको नहीं मिलेगा वो व्हाट्सएप करके मेरे नंबर जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसमें व्हाट्सएप करके आप इसको मांग लीजिएगा। हमसे एक प्रश्न और पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में हुए बड़गढ़ विद्रोह का वर्णन कीजिए। अच्छा, बड़गढ़ विद्रोह मैं पहले ही बोला हूं, जब विद्रोह की बात आएगी या कोई आंदोलन आएगा तो वहां पर एक लिखने का फॉर्मेट पहले से तय रहता है। जैसे मैं बोलता हूं बड़गढ़ विद्रोह, बड़गढ़ विद्रोह के बारे में बात किया जाएगा, ऐसा लिखा जाए। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं क्या क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले आपको स्थान लिखना पड़ेगा, या हम बात करेंगे समय लिख लेंगे। लो भाई, वहां स्थान लिख लिए, यहाँ समय लिख लिए। मैं उम्मीद करता हूं आप बड़गढ़ विद्रोह प्री पढ़ते हुए आप पढ़े रहे होंगे। स्थान जो है ये रायगढ़ में था, रायगढ़ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। समय बोला जाएगा 1833 ईस्वी में हुआ था, 1833 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसके आपको अगर नेतृत्वकर्ता पूछा जाए, इसके नेतृत्वकर्ता जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक फॉर्मेट सेट किया था, नेतृत्वकर्ता बड़गढ़ रियासत के जमींदार या बड़गढ़ रियासत के राजा अजीत सिंह ने, राजा अजीत सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। कोई विद्रोह हो रहा है तो उसका क्या बताया जाएगा, कारण क्या रहेगा। कारण को थोड़ा ज्यादा लंबा खींच लेना, आप बिल्कुल बता देना। यहां पर किसानों के लिए बढ़ाए गए कर के विरोध में एक आंदोलन था। दूसरा था आदिवासियों पर किए गए दमनकारी नीति एक कारण था। अत्यधिक कर वसूली व अत्याचार, तो ऐसे आप 2 से 3 आप बता देंगे। बिल्कुल ये विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि किसानों से ज्यादा कर लिया जा रहा था और स्थानीय आदिवासी लोगों को जंगल में जाने से रोका जाता था। उनको बोला जाता था कि भाई आपको जंगल में जो क्षेत्र है वो सरकार का है, आपको अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इन सब कारणों से चीज हुआ था। अगला मैंने बोला घटनाक्रम के बारे में लिख लेंगे थोड़ा सा घटनाक्रम। तो आप बताइएगा अजीत सिंह के नेतृत्व में वर्ष 1833 में यह विद्रोह छेड़ा गया। प्रारंभ में विद्रोही ज्यादा हावी थे, किंतु बाद में मराठा व अंग्रेज के सहयोग से इसका दमन किया गया। क्लियर? इसमें हाँ विशेष और एक बात और बता दूं, जो ये विद्रोह का दमन हुआ है उसमें अगर मैं बताऊं तो रायगढ़ रियासत के जो तत्कालिक राजा थे जिनका नाम था देवनाथ, उनका काफी सहयोग मिला हुआ था। भाई किनको सहयोग मिला हुआ था? दमन करने वाले को। बड़गढ़ के राजा अजीत सिंह को नहीं मिला था, बल्कि वो उसके और विरोध में थे। तो थोड़ा आप यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखिएगा कि रायगढ़ रियासत के राजा देवनाथ के सहयोग से इस विद्रोह का दमन किया गया। आखिरी में अगर बोला जाएगा परिणाम, अगर बोला जाएगा तो परिणाम ये रहा दोस्त। फाइनली आपको परिणाम याद रखना है, असफल था, एक प्रकार का आप मान सकते हो असफल प्रयास था। आखिरी में आप लिख सकते हो बड़गढ़ रियासत के राजा अजीत सिंह, बड़गढ़ रियासत के राजा अजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसा आपको लिखना है। ओवरऑल फॉर्मेट जाने आप,
स्थान कहाँ हुआ था, जो बड़गढ़ बोल रहे हैं वो है कहाँ पे, समय कब था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, कारण में आप 3 लाइन बता दिए। हमेशा जो विद्रोह होता था उसमें डेफिनेटली किसानों का कर बढ़ा दिया जाता था, या कोई दमनकारी नीति ला दिया जाता था, या आदिवासी क्षेत्र लोगों को जंगलों में प्रवेश करने से रोका जाता था। यही लगभग हर जंगल सत्याग्रह के या हमारे आदिवासी जनजाति विद्रोह के कारण बनते थे। क्लियर है? तो ये हमारा बड़गढ़ विद्रोह के बारे में हो गया। हमारा एक प्रश्न और हमारा दिया गया है 4 नंबर के लिए, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उस असहयोग आंदोलन के पश्चात छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या ऐसा इंपैक्ट आ गया? क्योंकि आपको मैं बता दूं, इससे पहले हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। वैसे सही मायने में बोले पूरे भारत देश का ही ये सबसे पहला प्रमुख आंदोलन था। वही पूछा जा रहा है, ये आंदोलन होने से, अच्छा पहले तो आंदोलन में क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। जैसे वकालत का त्याग किया गया था, स्कूलों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, कुछ प्रमुख नेताओं का भारत भी है छत्तीसगढ़ में भी आना हुआ था। ये सब घटनाओं जब हुई, हम सफल तो नहीं हो पाए, आजादी तो नहीं मिली, लेकिन कुछ तो बल मिला होगा राष्ट्रीय आंदोलन को। वही पूछा जा रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ा। इसके पश्चात अगर मैं इनके इंपैक्ट के बारे में बात करता हूं, तो आप कुछ पॉइंट बना लीजिए जो हर आंदोलन के पश्चात आपको लगभग लिखना है। जैसे यहां पर अगर मेरे को इसका आंसर लिखना है, क्या प्रभाव पड़ा, तो नंबर 1 यहां पर हमारा एक चर्चा का विषय रहेगा। पहला चर्चा का विषय, यहां पर कांग्रेस के सदस्यों में वृद्धि हुई है। कांग्रेस के सदस्यों में वृद्धि, एकाएक वृद्धि हुई है। बहुत बड़ा प्रभाव है, ये बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके माध्यम से क्या हुआ, कांग्रेस के सदस्यों में वृद्धि हुई जो मैं बोल रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन से पहले सिर्फ रायपुर जिले का एक डेटा दे रहा हूं। रायपुर जिले में टोटल अगर सत्याग्रही जो कांग्रेस के स्थायी तौर पर सदस्य बने हुए थे, उनकी संख्या लगभग 19 के आसपास थी। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, उसके पश्चात इनकी संख्या एकाएक बढ़कर 15,000 हो गई। मैं सिर्फ रायपुर जिले की बात कर रहा हूं। तो एक आंदोलन चलाने से भले हम सफल नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत लोग कांग्रेस के मेंबर बन चुके थे। तो इनको यही बताना है, कांग्रेस के सदस्यों में एकाएक वृद्धि होना। नंबर दूसरा क्या हो रहा है, गांधीवादी विचारधारा का इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। फिर बिल्कुल कैसे गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा, है ना, सत्याग्रह आश्रम के माध्यम से लोग सत्याग्रह करना सीखे, जिसका नेतृत्व आप जानते होंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा कर रहे थे। तो सत्याग्रह आश्रम के माध्यम से सत्याग्रह करने की सीख मिली। सत्य और अहिंसा को अधिक महत्व दिया गया। स्वदेशी वस्तुओं अपनाने के कार्य को अधिक तेजी से अपनाया गया, या स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें खोली गई। यह हमारा प्रभाव हो गया, ये गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है। तीसरा अगर हम बात करेंगे इनके माध्यम से और क्या प्रभाव पड़ा, तो यहां पर स्थानीय नेताओं का उदय हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्थानीय नेताओं का उदय। अब तक हमारे छत्तीसगढ़ में कोई ज्यादा बड़े लीडर नहीं देखने को मिलते थे। जानते भी थे तो हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ला, वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे जैसे बड़े नेताओं को जान रहे थे। लेकिन यहां पर असहयोग आंदोलन के पश्चात आप सुने होंगे नाम हरक सोम के बारे में, पंचम सिंह के बारे में। ऐसी जो स्थानीय नेता है वो उभर कर बाहर आने लगे, और इतने अच्छे वे में आने लग गए कि 1923 में जो झंडा सत्याग्रह होता है उसका नेतृत्व करने के लिए पंचम सिंह और हरक राम सोम, शोभाराम ऐसे लोग नागपुर तक के लिए जाते हैं। धमतरी से वो राजनांदगांव तक पैदल जाते हैं, फिर राजनांदगांव से वो ट्रेन पकड़कर नागपुर तक पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल ये कहां से आए, इन लोग सब असहयोग आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रह आश्रम बनाए गए थे वहां से राष्ट्रीयता की भावना सीखे हुए थे। तो ऐसे हरक राम सोम, पंचम सिंह, शोभाराम जैसे नेताओं का उदय हुआ, और इसके पश्चात बड़े बड़े आंदोलनों का वो नेतृत्व करते गए। तो यहां पर यह हो गया। चौथा अगर हम बात करेंगे
तो इनके बाद अगर हम उदय के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्थानीय नेताओं का उदय, और कुछ अगर आपको जोड़ना है तो स्वराज दल का गठन हुआ। बिल्कुल भाई, यहाँ के लोग राजनीतिक स्वराज दल का गठन हुआ, राजनीतिक रूप से आगे आने लग गए, चुनाव में भाग लेने लग गए, और बिल्कुल ई राघवेंद्र राव द्वारा यहाँ पर स्वराज दल का नेतृत्व किया गया और यहाँ के नेताओं ने उस पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। इवन विधानसभा के चुनाव में आपको याद रखना है, जो हमारा लगभग 70 सीटों वाला विधानसभा था, उसमें 42 सीटों पर स्वराज दल ने विजय भी प्राप्त किया। तो ये प्रभाव है, क्या इंपैक्ट पड़ा। असहयोग आंदोलन आजादी तो नहीं दिला पाया, लेकिन इसके कारण कुछ तो अच्छा हुआ होगा। बिल्कुल अच्छा हुआ, कांग्रेस के सदस्यों में वृद्धि हुई, गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव हुआ, स्थानीय नेताओं का उदय हुआ। ऐसे आप कुछ कुछ चीजों को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पर इनके माध्यम से जन जागृति अधिक आई, आप लिख सकते हो जन जागृति अधिक आई। इसका मतलब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से जंगल सत्याग्रह से जनजाति लोग जुड़ गए, महिलाओं की पहली बार भागीदारी देखी गई आंदोलन में, तो महिलाओं में जन जागृति आया, जनजाति लोगों में जन जागृति आया। ऐसे कंटेंट को आपको जोड़कर लिखना है। थोड़ा सा ये एनालिटिकल टाइप रहता है, डायरेक्ट इसके कंटेंट नहीं मिलते हैं। ऐसा प्रश्न आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप वहां पर प्लान करो, अपने से कंटेंट निकालो और कंटेंट निकालकर अपने विचार दो कि क्या क्या बदलाव देखने को मिला है, ठीक। तो ये रहा 4 नंबर के हमारे 5 प्रश्न कि कैसे उसको डील करना था। हमेशा आप देखना, यहाँ एक विद्रोह से प्रश्न आता है और यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन से एक प्रश्न आपके अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। इसके पश्चात हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा हमारे इस 8 नंबर के प्रश्न पर, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब ऐसे बड़े प्रश्नों को डील किया जाए तो डायरेक्ट लिखने के बजाय थोड़ा सा प्रस्तावना में ध्यान देना चाहिए। शुरुआत के 2-3 लाइन कुछ उस पर महत्व दो, जिस टॉपिक पर वो आपसे पूछ रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करें। आप उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए क्या कार्य किए हैं, बिल्कुल तो आप बता सकते हो। छत्तीसगढ़ राज्य में मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उनके विकास के लिए लगातार अलग अलग समय में अलग अलग राजवंश द्वारा विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिसका प्रमाण यह रहा, जिनके कारण यह रहा कि क्षेत्र में अनेकों बौद्ध विहार, बौद्ध मूर्तियां और बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। ये हमारा थोड़ा सा भाव रहता है कि हम बौद्ध धर्म का महत्ता बता रहे हैं और हमारे क्षेत्र में बिल्कुल इनका प्रचार प्रसार था, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। ऐसे एक प्रस्तावना हमेशा 8 नंबर या किसी पेपर जब आप बनाओगे उसमें 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, और यदि आपके 15 नंबर के प्रश्न आते हैं तो ऐसे थोड़े भाव बनाना जरूरी है। तो मैंने कहा याद रखेंगे, यह हमारा चर्चा का विषय रहा कि मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक के अलग अलग राजाओं ने, शासकों ने अपने अपने तरीके से बौद्ध धर्म के विकास के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर अनेकों बौद्ध विहार बनाए हैं, बौद्ध स्तूप बनाए हैं और बौद्ध मूर्तियों की स्थापना किए हुए हैं। क्लियर है? चलो भाई, अगर ऐसा बोला गया 3 लाइन लिख लिए हम लोग, मैं मानता हूं 3 लाइन हम लोग ये लिख लिए। उसके बाद हम लोग अगर इसको डिफाइन करने जाएंगे, हमारा अगला जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा हमारा मौर्य काल में। ये लो भाई, हमारा मौर्य काल में कहा जाएगा, मौर्य काल में हमारे क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है, हमको इनके बारे में हमको बात करना पड़ेगा। जैसे तो बिल्कुल भाई हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा, मौर्यवंशी महाराजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस क्षेत्र में अनेकों बौद्ध मूर्तियां बनाई, जो आज वर्तमान में हमें मल्हार से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ तुरतुरिया में मौर्यकालीन बौद्ध विहार बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मैं बता दूं, तुरतुरिया मौर्य काल का बहुत ही फेमस जगह था और वहां पर अगर मैं बात करूं तो बौद्ध स्तूप बनाए जाने का भी वर्णन मिलता है, बौद्ध स्तूप का जगह मिलता है। ये हमारे मौर्य काल के बारे में।
क्लियर है, ये मौर्य काल है। अगला हमारा हेडिंग रहेगा, उसको बोला जाएगा सातवाहन काल के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा सातवाहन काल में भी अधिक महत्व दिया गया है। अच्छा, एक लाइन तो मैं बताना ही भूल गया आपका। और मौर्य और चीनी यात्री वेनसोंग के अनुसार, वेनसोंग ने एक बात बताया है कि राजा अशोक ने सिरपुर में एक विशाल बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया है। वो बात अलग है जी, वो बौद्ध स्तूप अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। मतलब मौर्य काल में मल्हार एक बहुत फेमस जगह रहा, उसके बाद तुरतुरिया में भी बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं, साथ ही साथ सिरपुर में एक विशाल बौद्ध स्तूप बनवाया है। वेनसोंग ने जितनी भी बातें लिखी है सब प्राप्त हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया ये लाइन विशाल बौद्ध स्तूप अब तक हमें सिरपुर से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी खोज अब भी जारी है। इन बातों को मैं कहता हूं 4 से 5 लाइन हम समझा दिए। मैं कम जगह करके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे बढ़ते नहीं बनेगा मेरे को। सातवाहन काल में बिल्कुल आपको पता होना है भाई, यहां पर सातवाहन शासक कहा जाएगा। सातवाहन काल के शासकों ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए कोसल क्षेत्र में सुरंग खुदवाकर भव्य संघाराम का निर्माण करवाया और वहां अनेकों बौद्ध भिक्षुकों के रहने की आवासीय व्यवस्था की। इसको कहा जाता है सातवाहन शासकों ने क्या कार्य किया। वैसे अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांडुवंशी शासकों ने, पांडुवंशीय शासकों ने कहा जाएगा। बिल्कुल यहां पर अगर बोला जाएगा इस सिरपुर के पांडुवंश के शासकों ने बौद्ध धर्म के विस्तार को और अत्यधिक महत्व दिया और यहां पर 100 से अधिक बौद्ध विहार बनाए गए, छोटे छोटे अनेकों स्तूप का निर्माण करवाया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग के अनुसार यहां पर लगभग 100 संघाराम थे और लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुओं की रहने की व्यवस्था थी। इस प्रकार कोसल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया था सिरपुर को। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक अनेकों कार्य किए गए हैं। अपितु इनको भी बता दो, कलचुरी काल को भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो। कलचुरी काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो नहीं किया गया दोस्त, लेकिन कलचुरी काल में बौद्ध धर्म को संरक्षण जरूर दिया गया है। तो बिल्कुल बताना है, इस समय में कलचुरी शासकों ने बौद्ध धर्म के केंद्रों को अत्यधिक महत्व दिया। क्लियर है, बौद्ध भिक्षुकों के लिए रहने की व्यवस्था करवाई। इस प्रकार के कार्य कलचुरी वंश के शासकों द्वारा किया गया। तो आपसे यही पूछा गया था। अच्छा, बहुत बच्चों के साथ समस्या क्या रहा, आपने प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझा और बहुत बच्चे प्रश्न क्या लिखे हैं, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के साक्ष्य कहां कहां मिलते हैं। तो जहां जहां जो जो मिला आप वैसा लिख दिए। ये नहीं पूछा गया था कि एविडेंस कहां कहां से मिले, नहीं पूछा गया है। बोला गया है उसके विस्तार के लिए क्या काम हुआ। तो मौर्य राजाओं ने क्या काम किया, आप ये लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। मल्हार में क्या काम किए गए, तुरतुरिया में क्या काम किए गए, सिरपुर में क्या काम किए गए, आप ऐसा लिख सकते थे। क्लियर है, तो थोड़ा इन बातों को आपको महत्व देते हुए चलना है, प्रश्न की प्रकृति को समझना है। ये देखो, अगर आप मॉडल आंसर अगर आप देखना चाहेंगे तो मॉडल आंसर कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। ये देखो आप, मैंने बोला थोड़ा सा आपको एक प्रस्तावना लिखना चाहिए, फिर आपको बताना चाहिए मौर्य काल में क्या हुआ। मैंने बोला बौद्ध स्तूप बनाए, तुरतुरिया में मध्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार है जहां बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा है। सातवाहन शासकों ने विशाल संघाराम का निर्माण करवाया प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए। सिरपुर का कहानी मैंने बताया कि यहाँ पर 100 संघाराम थे, 10,000 महायान बौद्ध भिक्षुओं का निवास बनाया गया था। जो जो चीज हम लोग जानते हैं उनको यहाँ लिख देंगे। थोड़ा सा मैंने बोला कलचुरी काल में बौद्ध स्थलों को, बौद्ध स्मारकों को, बौद्ध मूर्तियों को पर्याप्त संरक्षण दिया गया था। तो भी तो कार्य है, किसी का संरक्षण देना भी अपना कार्य है। क्लियर है। हमसे 8 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर जिले में हुए घटनाओं का विवरण दीजिए। बिल्कुल विवरण तो देना है, 8 नंबर का प्रश्न है तो हम थोड़ा सा बातों को बनाकर लिखेंगे। अब बिलासपुर का
क्या घटना हुआ है, तो आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बात बोले कि भाई बिलासपुर के स्थानीय नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी वहां पर विभिन्न घटनाएं हुई, जैसे नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ या स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें खोली गई, वानर सेना का गठन हुआ, जंगल सत्याग्रह चलाए गए। ऐसे बातों को 2 लाइन के प्रस्तावना में लिखना है, जैसा मैं अभी कहा वैसी सेम हम यहाँ पर प्रस्तावना लिख लिए 3 लाइन का। उसके बाद बिलासपुर जिले में हुए, या 1 लाइन आप यहां पर चाहे तो यहां पर आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो। आप वो रहेगा, हमारा हेडिंग क्या रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाएगा, आंदोलन के दौरान कहा जाएगा, दौरान हुए विभिन्न घटनाएं, के दौरान बिलासपुर में हुए विभिन्न घटनाएं। अगर ऐसा बोला जा रहा है दोस्त, तो सबसे पहले घटना क्या हुआ, नमक कानून तोड़ा गया। ये लो भाई, नमक कानून तोड़ा गया। और अगर मैं नमक कानून तोड़ा गया तो बिल्कुल आपको बताना है गांधी जी के दांडी मार्च से प्रभावित होकर यहां पर वर्ष 1930 में विशाल सभा का आयोजन किया गया, जहां बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद, शिव दुलारे जैसे नेताओं ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। क्लियर है। और साथ ही साथ ये भी बता देना है, मुंगेली भी बिलासपुर, आज भले मुंगेली अलग जिला है लेकिन जिस समय की बात कर रहे हैं वो बिलासपुर ही होता था। बिल्कुल आपको बताना है, नाले के पानी से रामगोपाल तिवारी जैसे नेता ने रामगोपाल तिवारी जैसे नेता ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो ये नमक कानून तोड़ा। नंबर 2, इस समय जंगल सत्याग्रह चलाए गए। बिल्कुल भाई, बिलासपुर क्षेत्र में आप जानते हो पोड़ी जंगल सत्याग्रह, महुआना पोड़ी जंगल सत्याग्रह, जांजगीर में हुआ पकरिया। याद रखना, आज वर्तमान के बिलासपुर जिले को लेकर नहीं लिखना है, उस समय के बिलासपुर को लेकर लिखना है, जिसमें कोरबा भी आता था, जांजगीर चांपा भी आता था। तो पकरिया जंगल सत्याग्रह चलाया गया और इस प्रकार जनजाति आदिवासी जंगल में रहने वाले लोगों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह हमारा चर्चा का विषय है। अगला हमारा चर्चा का विषय क्या रहेगा, जंगल वानर सेना का गठन हुआ। बिल्कुल भाई, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में ही यहाँ पर वानर सेना का गठन किया गया। और आप सुने होंगे तो वासुदेव देवरस वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का ये समूह होता था, जिनका काम पोस्टर चिपकाना या रैली निकालना, नारे लगाना, एक संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना जैसे कार्य होते थे। ये सब कार्य, झंडा फहराया गया, यहाँ पर झंडा फहराना इनका कार्य था भाई। यहाँ पर 4 अगस्त 1930 को कहा जाएगा, वहां पर हाई स्कूल में साथ ही साथ नगर पालिका में झंडा फहराकर, है ना, झंडा फहराकर राष्ट्रीय आंदोलन को बल दिया गया, जिसके कारण क्रांति कुमार भारती जी की भी गिरफ्तारी हुई। ऐसे हमको छोटे छोटे हमको कंटेंट को लिखना है। 4 कंटेंट को भी अगर आप लिखोगे तो इजीली आप वहां तक पहुंच जाओगे। और आप लिख सकते हो, अगर आपको लग रहा है और यहां पर लिखना है स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई, स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई, वस्तुओं की दुकान। और लिख सकते हो कर न पटाओ आंदोलन चलाया गया, कर न पटाओ आंदोलन, क्योंकि नाम ही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब अंग्रेजों के निर्णय को विनम्रता पूर्वक मना करना है। क्लियर है, ऐसा आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किए गए कार्य बिलासपुर में। अच्छा चलो भाई, अगर बिलासपुर में है तो आपका काम क्या है, घर में आप प्रैक्टिस करो, फिर रायपुर में और क्या काम किए गए, अन्य जगह पर और क्या काम किए गए, उसको आप वहां पर लिख सकते हो। अच्छा चलो भाई, अगला हमारा चर्चा का विषय है, मेरे ख्याल से ये बहुत आसान प्रश्न दिया गया था और प्रश्न ये था, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। सूबा शासन व्यवस्था आप जानते होंगे मराठा काल की देन है। व्यंकोजी भोसले ने इनको प्रारंभ किया था, क्योंकि वो नागपुर में ही रहकर छत्तीसगढ़ में शासन करना चाहते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ इस क्षेत्र से अधिक धन अर्जित करना था। उन्होंने सूबा व्यवस्था प्रारंभ कर दिया।
और उनके साथ साथ बाद में उनके बाद आए अप्पा जी ने भी सूबा पद्धति लागू किया। तो आप जानते होंगे 1787 से लेकर 1818 ईस्वी तक, इस बीच में लगभग 30 वर्षों तक सूबा शासन व्यवस्था लागू रहा। वैसे इसके हमेशा बोला जाता है, नकारात्मक रूप से ही पढ़ाया जाता है, किस प्रकार अत्यधिक कर थोपा गया था, शोषणकारी नीति लाया गया था, यहां पर आर्थिक दशा का ह्रास हुआ था, आर्थिक ह्रास होने लगा था हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र का। ऐसे बहुत सारे इन्हीं सब बातों को लिखना है। सूबा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेंगे आप, 2 लाइन लिख लेंगे। मराठा शासन काल के दौरान, ऐसा लिखा जाएगा, मराठा शासन काल के दौरान लगभग 30 वर्षों तक व्यंकोजी भोसले द्वारा प्रारंभ किए गए सूबा व्यवस्था देखने को मिलता है, जिसमें हम माना जाता है इस कारण इस क्षेत्र में स्थानीय व्यवस्था का ह्रास हुआ, आर्थिक स्थिति खराब हुई। अच्छा, 2 लाइन आप 3 लाइन ये बात समझा दिए। अगला लाइन हमारा क्या रहेगा, इसके प्रारंभकर्ता कौन थे या इसके सूत्रधार कौन थे लिख सकते हो। सबसे अच्छा अगर मैं बात करूं, इसको बोला जाएगा इसके सूत्रधार कौन थे। लो भाई, अगर बोला गया इसके सूत्रधार कौन थे, एक हमारा चर्चा का विषय रहेगा, पहला चर्चा का विषय। इसका समयावधि क्या था, आप ये भी लिख सकते हैं, समयावधि कहा जा सकता है। यहां पर मैं आपको बोलूंगा एक लाइन से टेबल बना दो और यहां पर हेडिंग डाल दो, और वह क्या रहेगा हमारा, नियुक्त हुए सूबेदार रह जाएंगे। नियुक्त हुए सूबेदार बोला गया तो पहला सूबेदार कौन था, महिपत राव दिनकर कहा जाएगा। यहां पर आप विठल राव दिनकर, यहां पर आप पूरे 8 सूबेदारों का नाम लिख दिए, यहां पर आप सूत्रधार लिख दिए, यहां पर आप समयावधि लिख दिए। समयावधि के बाद अगर हम बात करेंगे तो इसको प्रारंभ करने के पीछे का कारण क्या था भाई, इसको शुरू करने के पीछे का इनका कारण क्या था, उद्देश्य क्या था। तो 2-3 लाइन में आप उद्देश्य लिख दिए, क्योंकि व्यंकोजी भोसले नागपुर में ही रहकर यहाँ का शासन करना चाहते थे और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैंने कारण बोला है तो उसका कार्य प्रणाली क्या होता था, कार्य प्रणाली में आपको बताना है कि भैया ये कैसे किया जाता था। बताना था कि छत्तीसगढ़ को एक सूबा समझा गया था, जो भी इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कर देने का वादा करता था उसको यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। यह कोई वंशानुगत पद नहीं था, राजस्व के आधार पर सूबेदार का निर्धारण किया जाता था। आप थोड़ा बहुत 2-3 लाइन यहां पर लिख देंगे, वहां पूरे सूबेदारों का नाम। अच्छा, कुछ विशेष बात भी लिख देंगे। विशेष बातों में क्या क्या लिखेंगे आप, जैसे बोले जाएंगे सर्वाधिक अवधि तक सूबेदार कौन हुए, न्यूनतम अवधि तक सूबेदार कौन हुए, आप ऐसी चीजों को आप लिखेंगे। अंतिम सूबेदार कौन हुए हैं, सूबेदारी प्रथा लागू करने वाले शासक कौन कौन थे, तो बिल्कुल व्यंकोजी भोसले और अप्पा जी थे। ऐसा करके की पॉइंट बना दिए, थोड़ा सा वन लिनियर टाइप का हम पॉइंट बना दिए। अगला और चाहो दोस्त तो इसका प्रभाव भी लिख सकते हो, इससे क्या प्रभाव पड़ा, बहुत कंटेंट है। 15 नंबर में भी सूबा व्यवस्था लिखा जा सकता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव यह पड़ा कि यहां पर आर्थिक कमजोरी, इस क्षेत्र में आर्थिक कमजोरी आई, अत्यधिक कर का भार पड़ा, दमनकारी नीति को अत्यधिक बल मिला, स्थापत्य और साहित्य का ह्रास हुआ। क्यों ह्रास हुआ, क्योंकि भाई सूबेदार का उद्देश्य ज्यादा धन अर्जित करना है। उसको पता है 1 साल बाद ये क्षेत्र मेरा होगा नहीं होगा तो काम क्यों करेगा, वो मंदिर क्यों बनाएगा, वो नहर क्यों बनाएगा, वो बांध क्यों बनाएगा, तालाब क्यों बनाएगा। तो बिल्कुल उनका उद्देश्य सिर्फ पैसे अर्जित करना था। कोई भी एसेट्स का निर्माण करना, परिसंपत्तियों का निर्माण करना उसका उद्देश्य नहीं होता था, सिर्फ धन को वसूला जाता था। क्लियर है। तो यह है हमारा छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं, देखो मैं शायद तक डायरेक्ट यहां लिख दिया गया है, इससे अच्छा भी और कर सकते हो। मैंने सिखाया, मैंने बताया कि आप सूबा शासन व्यवस्था के बारे में आप 2 लाइन पहले बता दें
और 2 लाइन बताने के बाद फिर ये लिखना शुरू करें, मुख्यालय बिल्कुल रतनपुर, समाप्ति सूत्रधार ये भी लिख सकते हो, जेनकिंस ने किया था, एक्चुअल में उसको सुधार कर लीजिएगा। उद्देश्य कार्यप्रणाली, जो मैंने बताया था कि सूबेदारों का आप ऐसा लिस्ट बना सकते हो, आप ये देख सकते हो 8 सूबेदार हुए। यहां पर आपका प्रभाव दिख रहा है, करों में वृद्धि हुई, असंतोष आया, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ मैंने बोला था की पॉइंट बना दे, सर्वाधिक लंबे समय तक सूबेदार, न्यूनतम अवधि तक सूबेदार, अंतिम सूबेदार कौन हुए हैं, ऐसा करके 2-3 की पॉइंट बनाना चाहिए। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, आप वो समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? और अब हम बढ़ते हैं हमारे 15 नंबर के प्रश्न के लिए। आखिरी प्रश्न है जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ विलय का इतिहास बताइए। मर्जर किस प्रकार हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ के 14 रियासत जो है वो संघ में किस प्रकार मिलाए गए। शायद तक आप घटनाक्रम को आप जानते होंगे कि कैसे इसके जिम्मेदारी पूरे भारत देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। एक अलग से स्वतंत्र मंत्रालय का गठन करवाया गया जिसमें सचिव के रूप में वीपी मेनन जी बनाए गए थे। पूरे मध्य प्रांत में जिम्मेदारी पंडित रविशंकर शुक्ल को दी गई थी और उसके अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों के लिए काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट का गठन किया गया था, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह जिसके अध्यक्ष और जैन पांडे जिसके सचिव बनाए गए थे। साथ ही साथ आप जानते होंगे 15 सितंबर को एक बहुत बड़ा सभा बैठक बुलाया गया था हमारा 15 दिसंबर 1947 को नागपुर में, जहां पर प्रमुख नेता वीपी मेनन, पंडित रविशंकर शुक्ल और रियासत के राजा को बुलाया गया था। समझौता हुआ, डील हुआ और लगभग उस दिन 11 रियासतों को मिला लिया गया था। बाद में धीरे धीरे करके 1 जनवरी 1948 तक समस्त रियासतों का भारत संघ में विलय किया गया। मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने स्टोरी सुनाया अभी शॉर्ट में सुनाया, क्योंकि आपको प्री पढ़ते हुए ये बात पता होगा। और वो बच्चे जो ये सब कंटेंट अभी नहीं पढ़े हुए हैं वो कृपया प्री लेवल में पहले तैयारी करें, उसके बाद उसके मेंस राइटिंग का फॉर्मेट समझे। रियासतों की विलय की बात हो रही है, 15 नंबर का प्रश्न है, तो मैं हमेशा आपको ये चीज सिखाता हूं 2 से 3 लाइन ये रियासत क्या, विलय क्या, इनके बारे में बताना जरूरी है। बताया जाएगा आजादी के समय भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत रियासतों का विलय पत्र के माध्यम से भारत संघ में विलय करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के रियासतों में भी देखने को मिला। लगभग समस्त रियासतों का विलय पत्र के माध्यम से 1 जनवरी 1948 तक विलय कर लिया गया। एक थोड़ा सा हम प्रस्तावना दे दिए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिए, उससे पता चल जाता है कि अंदर में हम क्या करने वाले हैं। क्लियर है? अब इसके लिए हुआ क्या है, विलय के लिए क्या हुआ गया। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहां पर स्वतंत्र मंत्रालय का गठन हुआ। पहले आपको याद रखना है स्वतंत्र मंत्रालय का गठन। अच्छा, ये गठन छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्त, ये पूरे भारत देश के लिए है। फिर भी आप लिख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व व सचिव वीपी मेनन की सहायता से एक स्वतंत्र रियासत का गठन, स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया गया। अगला हमारा याद रखना है, उसको बोला जाएगा काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट्स। इन छत्तीसगढ़ स्टेट्स का गठन किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट था। यही वो एक ऐसा काउंसिल था जिसके माध्यम से 14 रियासतों का भारत संघ में विलय कराना था। इसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, सचिव जयनारायण पांडे को बनाया गया था। इनका कार्य समस्त रियासत के राजाओं से बात कर उन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना था। जो भी उनसे समझौता होता है उनको पंडित रविशंकर शुक्ल जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको सूचित करना था और उसके पश्चात उसी सूचना को सरदार वल्लभ भाई पटेल उस स्वतंत्र मंत्रालय को सूचित करना होता था। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। अच्छा, इसी बीच में आपको एक बात बता दूं, हमारे उड़ीसा और कांकेर और साथ ही साथ बस्तर की रियासत के राजाओं ने इस विलय पत्र के विरोध में कि हम भारत संघ में विलय नहीं होंगे, इस बात को लेकर
इन सब का एक बैठक रायपुर के राजकुमार कॉलेज में आयोजित किया जाता है और इन लोग एक यूनियन भी बना लेते हैं जिसका नाम रहता है ईस्टर्न स्टेट यूनियन संघ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इन लोग यूनियन बनाए हुए हैं ईस्टर्न स्टेट यूनियन संघ, वो ज्यादा दिनों तक कार्य नहीं कर पाता है और वह स्वतः ही भंग हो जाता है। तो इन लोग विरोध करने का प्लान तो बनाए थे लेकिन इन लोग वैसा कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो यहां पर थोड़ा सा लेकिन लिख सकते, जितना भी मैं लाइन लिखा उसको हेडिंग डाल के ईस्टर्न स्टेट यूनियन तक के आप लिख सकते हो कि कैसे कोरिया माफ करेंगे कांकेर, बस्तर और ओडिशा के रियासतों ने विलय के विरोध में जाकर राजकुमार कॉलेज में बैठक कर एक संघ बनाया, किंतु कार्य करने से पहले वह स्वतः ही भंग हो गया और इन लोग विलय के विरोध में कोई भी कार्य नहीं कर पाए। ठीक है भाई, अब हमारा अगला हेडिंग है नागपुर सम्मेलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना पड़ेगा कैसे विलय हुआ है नागपुर सम्मेलन। और नागपुर सम्मेलन आपको याद रखना है 15 दिसंबर 1947 छत्तीसगढ़ के समस्त रियासत के राजाओं का नागपुर में सम्मेलन हुआ। वीपी मेनन जी, आनंदी पटेल जो थी उस समय, अगर हम बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सब वहां उपस्थित थे और लगभग 11 रियासत के राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और अंतिम रूप से अंतिम विलय अगर हम बात करें हेडिंग डाल दिए और यहां पर आप लिख दिए कि भाई कैसे 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के समस्त 14 रियासतों का भारत संघ में विलय कर लिया गया। और जो मैं बात आपको बोलते रहा हूं, लगातार लिख तो नहीं सकता हूं, मॉडल आंसर में आपको दिखा जरूर सकता हूं कि किस प्रकार उसमें मैं आपको कुछ चीज सिखाना जा रहा था। ये देखो आप, शुरुआत में निर्माण किया गया, रियासतों को बुलाया गया। मैंने बोला पूर्वी राज्य संघ, इसी को बोला जाता है ईस्टर्न स्टेट यूनियन, जिसमें उड़ीसा के राजा लोग अगर बन रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छा चीज ये है कि एक साइड वो 14 रियासतों का नाम लिख दिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जगह भी भर जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि वो 14 रियासत कौन थे। और ये देखो छत्तीसगढ़ काउंसिल स्टेट, जिसमें मैंने बोला ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जयनारायण पांडे का मैंने नाम लिखा। राजाओं का ऐतिहासिक बैठक हुआ है, ये देखो नागपुर में 15 दिसंबर 1947 को। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के नेतृत्व में ये काम किया गया। और रियासतों का विलय जो मैंने बताया 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के समस्त रियासतों का भारत संघ में विलय कर लिया गया। ओवरऑल जो हम हेडिंग बना रहे थे वही मेन था कि मिलाने के लिए क्या क्या काम हुआ है। पहले स्वतंत्र मंत्रालय का गठन हुआ और बोला गया, दूसरा मैं बात किया जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बना काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ईस्टर्न स्टेट यूनियन संघ भी हुआ, नागपुर में सम्मेलन हुआ और अंतिम रूप से विलय हुआ। इन सब बातों को हेडिंग बनाकर आप लिखेंगे और ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी में एक दूसरा भी प्रश्न पूछा गया था, ये बहुत ही आसान प्रश्न था। बोला गया था राष्ट्रीय चेतना के विकास में पंडित रविशंकर शुक्ल की भूमिका को रेखांकित कीजिए। भाई छत्तीसगढ़ में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रकार राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, कैसे लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए, इनके बारे में हमको बताना है। क्लियर? अच्छा, कैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, तो बस आपको याद करना है कि वो कौन कौन से परिस्थिति में साथ देते रहे हैं। यहां पर आप शुरुआत में 2 लाइन लिखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में अपना कार्य किया, लोगों में जन जागृति लाई, आंदोलन का नेतृत्व किया। समय समय पर उन्होंने अंग्रेज शासन नीति का विरोध किया, जेल भी गए, कुछ संस्थाओं का गठन किया और इस प्रकार उन्होंने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। ये लाइन क्या था हमारा? 3 लाइन का प्रस्तावना था। प्रस्तावना का मतलब होता है हम जो अंदर में बताना चाह रहे हैं, पूरे पेज भर जो हम बताना चाह रहे हैं उसको शुरू में हम बता दिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया। 3 लाइन में ऐसा उम्मीद कर लो। अब जैसे कि अगर हम बात करेंगे इन्होंने क्या क्या काम किया, अगर हमारा चर्चा का विषय रहेगा तो यहां पर 1 लाइन लिख सकते हैं, इन्होंने, जैसे कि मैं बात करता हूं, इन्होंने कांग्रेस में एकजुटता लाए। कांग्रेस में एकजुटता, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है भाई? कैसे उन्होंने विकास किया, कैसे उन्होंने अपना योगदान दिया। नंबर 1, कांग्रेस में एकजुटता लेकर आए। लिख सकते हो 1907 में रायपुर प्रांतीय सम्मेलन के दौरान गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उस समय ये दोनों दल के बीच में सामंजस्य बैठाने का कार्य करते रहे।
दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कान्यकुब्ज सभा का इनके द्वारा कान्यकुब्ज सभा का इन्होंने गठन किया और बिल्कुल इनके माध्यम से वो जन जागृति, राष्ट्रीय चेतना लाना, अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही है उनको आम लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। तो कान्यकुब्ज सभा का इनके द्वारा गठन किया गया 1912 में। होम रूल के बारे में आप जरूर लिखेंगे कि कैसे ये होम रूल आंदोलन चलाए। होम रूल आंदोलन छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन का इन्होंने मूलचंद बांगड़ी और लक्ष्मण राय उदयगिरकर के साथ मिलकर 1917 में लीग की स्थापना की और होम रूल आंदोलन को जनमानस तक पहुंचाया। दो लाइन लिखना है इनके बारे में। अगला बिल्कुल लिखेंगे जिनको बोला जाएगा असहयोग आंदोलन में। ये लो भाई, वैसे असहयोग आंदोलन में बहुत ज्यादा इनका चर्चा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने धरना प्रदर्शन जैसे कार्य किए, लोगों को एकजुट किया, रैली निकालने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। अगला अगर हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बाद तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम सहिष्णुता में भी कहा जाएगा। ये लो भाई, हिंदू मुस्लिम सहिष्णुता में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। कैसे इन्होंने दिया आप बिल्कुल समझेंगे। खिलाफत आंदोलन के दौरान इनके ही नेतृत्व में खिलाफत उप समिति का गठन हुआ, एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें इन्होंने एक नारा भी दिया था कि अब हम सही मायने में हिंदू व मुस्लिम नहीं हैं बल्कि सही मायने में एक हिंदुस्तानी है। ये लाइन किसका है? पंडित रविशंकर शुक्ला। तो हिंदू और मुस्लिम में सहिष्णुता का इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर राजनैतिक योगदान दिया इन्होंने। राजनैतिक योगदान कैसे दिया? स्वराज पार्टी से जुड़े रहे। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में तो ऐसे ही राघवेंद्र राव नेतृत्व कर रहे थे, रायपुर में इन्होंने स्वराज पार्टी का नेतृत्व किया। विधायिका में चुनकर जाने वाले सदस्य बने, मध्य प्रांत की विधायिका में चुनाव जीतकर बने। तो ये जन जागृति लाने का तरीका है। अगला हम बात करेंगे, इन्होंने नमक कानून का विरोध किया। नमक कानून का विरोध करना सिखाया हम लोगों को। कैसे सिखाया आप बिल्कुल बताएंगे। सविनावज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने सोडियम क्लोराइड से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और लोगों को ऐसे समस्त कानूनों को शांतिपूर्वक तोड़ने की अपील की इनके द्वारा। और साथ ही साथ आपको युद्ध समिति का गठन किया गया। ऐसे बातों को इसमें हमको लिखते चलना है कि ये क्या क्या किए हैं, कहां कहां पर किस प्रकार से इन्होंने अपना योगदान दिया है। या हम बात करेंगे शिक्षा में योगदान दिया। कैसे शिक्षा में योगदान दिए आप इनके बारे में, सब के बारे में अगर 3-3 लाइन भी लिखोगे, आप 3-3 लाइन भी लिखोगे तो आपके लाइन पूरे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर 5 तो ये हो गए, ये हमारे 6 हैं, ये है 7, ये 8 है। 3-3 लाइन भी लिखोगे तो आपका 24 लाइन होता है। प्रॉपर पता होना चाहिए उनका उपस्थिति क्या है। मैंने बोला शिक्षा में योगदान दिया। बताइए 1937 के मध्य प्रांत के विधानसभा में यह शिक्षा मंत्री के रूप में पद ग्रहण किए और उन्होंने उस दौरान शिक्षा मंदिर योजना लेकर आए और उनके माध्यम से स्कूल भवनों का निर्माण कर छात्रों को शिक्षा देने का प्रयास किया। तो ये इनके योगदान है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप पंडित रविशंकर शुक्ल जी को कहां कहां पे जानते हो। ऐसे ही कभी प्रश्न पूछा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कैसे इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। आपसे पूछा जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किस प्रकार ऐसी राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। ये सब उसके प्रश्न बनते हैं। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कांग्रेस में एकजुटता लिख रहे हैं हम लोग तो सूरत अधिवेशन गरम दल और नरम दल वाली बातों को लिखना है कि गरम दल और नरम दल दोनों साइड थे। कान्यकुब्ज सभा के माध्यम से वो जन जागृति लाने का प्रयास किए। होम रूल आंदोलन की स्थापना इन्होंने 1917 में किया और इसके माध्यम से स्वराज को इस क्षेत्र में स्वराज, क्योंकि बार बार आपका राष्ट्रीय चेतना का विकास है, तो इन्होंने स्वराज को जनमानस तक पहुंचाया, उनको आजादी का मतलब समझाया। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने धरना प्रदर्शन करवाए, विदेशी वस्तुओं का त्याग करवाए। ये सब इनके कार्य थे। हिंदू मुस्लिम सहिष्णुता में आप बिल्कुल खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखे। कैसे इन्होंने खिलाफत उप समिति गठन में असगर अली का इन्होंने सहयोग किया। सभा के दौरान हिंदू मुस्लिम को एकजुट किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, वो स्टेटमेंट लिख दो। राजनीतिक योगदान में स्वराज पार्टी से जुड़ने वाली बातों के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। नमक कानून का विरोध किया। रायपुर में गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करते हुए उन्होंने नमक कानून तोड़ा है। साथ ही साथ शिक्षा में इन्होंने योगदान दिया, जिसमें मैंने शिक्षा मंदिर योजना लास्ट में आप थोड़ा सा अंत में निष्कर्ष करके आप छोटा सा लिखिएगा। इस प्रकार निश्चित ही इन विभिन्न संस्थाओं
कार्यों के माध्यम से पंडित रविशंकर शुक्ल ने जन जागृति लाने, राष्ट्रीय आंदोलन को जनमानस तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। क्लियर है? इस प्रकार आपको लिखना है, की पॉइंट बनाने आना चाहिए, अंदर में स्पेशल कंटेंट घटना के साथ, डेट के साथ, और पूरे आंदोलन लगना भी चाहिए। जब आप लिख रहे हैं तो किसी आंदोलन को आप बराबर लिख रहे हैं। ये मैं प्रयास किया आपको एक बताने का कि एक्चुअल में हमारे हेडिंग कैसे होने चाहिए। लगभग ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए ये जो सीरीज चलाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, वह बहुत ही यूजफुल होगा। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि पर्सनली आके मिलना चाहिए, अपना कॉपी चेक कराना चाहिए। डे टाइम में ये जो टाइम होता है, हम लोग अपने संस्थान में रहते हैं, आप अपना कॉपी लेकर आ सकते हो, किसमें कितने नंबर मिल सकते हैं, या आप होता है 5 नंबर 10 नंबर के लिए चूक जा रहे हो, तो आप मेंस राइटिंग से कैसे उनको इंप्रूव कर सकते हो। अगर ये सब आइडिया चाहिए, आप बिल्कुल संस्थान में आके हमसे मिलिए और चर्चा कीजिए, डेफिनेटली उसका परिणाम अच्छा ही रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आज के क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, ऐसे ही कुछ नए कंटेंट के लिए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।